हेलो फ्रेंड, नीना एजुकेशन की आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ गोदान महाकाव्य से महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके सारांश को मैंने आप लोगों को पढ़ाया है पिछली क्लास में। हिंदी भाषा और साहित्य का बहुत ही महत्वपूर्ण और लोकप्रिय टॉपिक ये रहा है। तो सारांश जब हम लोगों ने पढ़ लिया है तो कुछ वैसे प्रश्नों को देखना चाहिए जो कि प्रश्न आते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहले जो प्रश्न मैंने लिया है आप लोगों के लिए वो है गोदान भारतीय जनजीवन का महाकाव्य है, इसे स्पष्ट करें। गोदान भारतीय जनजीवन का महाकाव्य है, ये एक कोटेशन होता है और इसे स्पष्ट करें या फिर कुछ और भी लिखे हुए हो सकते हैं, लेकिन ये प्रश्न ही रहता है। इस लाइन को स्पष्ट करना रहता है कि ऐसा क्यों है कि गोदान को महाकाव्य कहा जाता है, महाकाव्य की श्रेणी में रखा जाता है। गोदान में भारतीय जनजीवन के हर पहलू, हर रंग देखने को मिलते हैं। गोदान में भारतीय जनजीवन की हर धड़कन अंतर्मुक्त है और आने वाले युग की प्रसव वेदना भी, अर्थात जो आने वाला युग है वो भी मतलब अभी वर्तमान के जो दुखद स्थिति है उसी पर आधारित आने वाला युग भी दुखद है, ये बताया गया है उसमें। क्योंकि एक ही कहानी खत्म होती है और वैसा ही जीवन चलता रहता है चक्र की तरह। तो एक दुखद शुरुआत और एक दुखद अंत ये इस कहानी में है। भारतीय जनजीवन का शायद ही कोई पहलू हो जो गोदान से अछूता रह गया हो। हर एक रंग है इसमें, इसी कारण इसे भारतीय जनजीवन का महाकाव्य कहा जाता है। महाकाव्य की बहुत सारी विशेषताएं होती हैं जो कि गोदान उपन्यास में निहित हैं। इसे हम निम्न बिंदुओं से देख सकते हैं, समझ सकते हैं या फिर स्पष्ट कर सकते हैं। विशाल चित्रफलक। गोदान में ग्रामीण परिवेश के खेत खलिहान, पंचायत व्यवस्था, शोषण, उत्पीड़न, संयुक्त परिवार परिपक्वता, विवाह, व्याभिचार, मंदिर पुजारी, ब्राह्मण, महाजन इत्यादि, यहाँ तक कि गाली गलौज के भी चित्र मौजूद हैं। जब एक गांव के परिदृश्य को देखते हैं तो वहाँ की जो भाषा होती है, वहाँ पर रहने वाले लोगों के जो कल्चर होता है वो बहुत ही सहज होता है। उसमें लोग अच्छी बातें बुरी बातें सहज ही बोलते हैं। जो एक गोदान उपन्यास में गांव के परिवेश में जो गाली गलौज का भी माहौल होता है, लोग एक दूसरे को जो देते हैं, वो भी इसमें अंकित किया है प्रेमचंद जी ने। गोदान में ढहते सामंतवाद और उभरते हुए पूंजीवाद और नव शिक्षित मध्यम वर्ग के नवीन दृष्टिकोण पर बहस को भी गोदान में उभारा गया है। जब मैंने गोदान कहानी के सारांश को बताया था तो मैंने बताया कि गोदान ग्रामीण और शहरी दोनों ही परिवेश की कहानी है। ग्रामीण परिवेश में जहाँ सामंतवाद और पूंजीवाद के बारे में बताया गया है, किस प्रकार पूंजीवाद को बढ़ावा मिल रहा है, वहीं पर जब शहरी वातावरण की बात अगर देखेंगे तो वहाँ पर जो नव शिक्षित वर्ग है, जो मध्य वर्ग है, वहाँ पर उसका अपना एक अलग दृष्टिकोण होता है। मेहता और मालती का संवाद इसमें विशेष रूप से है। इनके संवाद से ये स्पष्ट होता है कि किस प्रकार नवशिक्षित वर्ग किसी भी जो कुरीति है या जो कि समाज विरोधी बातें हैं उसमें किस प्रकार से अपना विचार रखता है, ये भी इसमें संवाद के माध्यम से दिया गया है। ये गोदान में उभार कर बताया गया है। शहरी परिवेश के श्रमिक, पूंजीपति, संघर्ष, पत्रकारिता, राजनीतिक चेतना, सभी चित्र गोदान में मौजूद हैं। गोदान में हर एक चित्र मौजूद है, चाहे शहरी वातावरण की छोटी से छोटी बात हो और ग्रामीण वातावरण की छोटी से छोटी बात हो। हर एक क्षेत्र को गोदान में अंकित किया गया है, बताया गया है, समझाया गया है। गोदान मुख्य रूप से पूरे समाज को स्पष्ट रूप से सामने लाने की कहानी है। इस प्रकार गोदान का फलक काफी विस्तृत है, अर्थात फलक विस्तृत है का अर्थ यह है कि ग्रामीण से लेकर
शहरी क्षेत्र तक इसकी कहानी फैली हुई है, इसलिए इसका जो फलक है वो बहुत बड़ा है। दूसरा जो पॉइंट है वो है समाज के सभी वर्गों के प्रतिनिधि चरित्रों का अंकन। गोदान उपन्यास में समाज के हर वर्ग के व्यक्ति को लिया गया है। कोई ना कोई कैरेक्टर ऐसा है जो उस वक्त के समाज में होता है, तो हर एक कैरेक्टर को, हर एक चरित्र को एक किसी न किसी के माध्यम से अंकित किया गया है। जैसे होरी सीमांत कृषक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे तमाम संघर्षों के बावजूद पूंजीवाद और सामंतवाद पछाड़ डालता है, जो कि बहुत संघर्ष करता है, लड़ता है अपनी परिस्थिति से। लेकिन उस वक्त का जो पूंजीवादी व्यवस्था थी, सामंतवादी व्यवस्था थी, इसकी वजह से उसके सारे संघर्षों के बावजूद वो इससे नहीं निकल पाता और ये सभी उसे हरा देती हैं। गोबर, जो कि होरी का पुत्र है, वो विद्रोही नई पीढ़ी का है। वो विद्रोह करता है, वो अपने पिता होरी के सोच समझ और उसके जो संस्कार है या उसकी जो मान्यता है उसका विरोध करता है। खास करके जब वो एक बार शहर जाके आ जाता है, उस वक्त पूरे गांव समाज के लोग भी उसका गोबर का फिर तिरस्कार करते हैं, इसकी बातों को नहीं मानते और इसे विद्रोही बताते हैं। दाता दीन जो है वो पुरोहित वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। राय साहब जमींदार वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। वहीं ओंकारनाथ पत्रकार वर्ग का और मिर्जा साहब समाज व सेवी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी प्रकार से जितने भी चरित्र हैं उपन्यास में, सभी किसी न किसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला पॉइंट है समकालीन यथार्थ का चित्रण। इस उपन्यास की सबसे बड़ी विशेषता ही यही है कि इस उपन्यास में समकालीन यथार्थ के बारे में बताया गया है, क्योंकि इसके पहले साहित्यिक जितने भी रचे जाते थे उसमें बनी बनाई बातों को ही लिखा जाता था। सेठ साहूकार जमींदारों की बड़ाई लिखना या जादू टोने यारी इत्यादि के बारे में वर्णन करना इत्यादि की कहानियां लिखना, ये सभी होता था। लेकिन प्रेमचंद जी ने साहित्य को एक नई दिशा दी और समकालीन स्थितियों के बारे में चित्रित करने का प्रयास किया, ताकि समाज जागरूक हो सके, समाज में क्रांति आ सके, बदलाव आ सके। गोदान की रचना जिस वक्त हो रही थी, उस वक्त कांग्रेस के अंदर और बाहर वामपंथियों का उदय हो रहा था। इसकी आस्था समग्र मुक्ति की थी, अर्थात राजनीतिक मुक्ति के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक इत्यादि मुक्ति की भी। केवल राजनीतिक परिवर्तन ही नहीं चाहिए था, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन भी चाहिए था। उस वक्त हमारा पूरा जो सिस्टम था वो अंग्रेजों के अधीन था, अंग्रेजों की सरकारी व्यवस्था चली आ रही थी, जिस वजह से पूंजीवादी, जमींदारी इत्यादि व्यवस्थाएं एक कुप्रथा के रूप में, कुरीति के रूप में, व्यभिचार के रूप में समाज में व्याप्त थी। इस काल में राष्ट्रीय आंदोलन में कृषक, जमींदार, श्रमिक, पूंजीपति इत्यादि के संबंध ही बहस के मुद्दे होते थे। इस वक्त जितने भी बातें होती थी या समाचार पत्रों में जो भी अंकित होता था, उसमें जो मेन मुद्दा होता था वो यही होता था, कृषक जमींदार का और श्रमिक और पूंजीपति का। शहरों में जो मिल मालिक होते थे वो मजदूरों पर अत्याचार अन्याय करते थे, वहीं गांव में जमींदार वर्ग के लोग कृषकों पर करते थे। तो शहरी ग्रामीण दोनों ही परिवेश के बारे में भी उल्लेख है और उस वक्त की जो स्थिति थी उसके बारे में उल्लेख है। यही सब मुद्दे होते थे। और इस काल में जब प्रेमचंद जी ने इस उपन्यास की रचना की, उस वक्त नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस नेतृत्व कर रहे थे कांग्रेस का। जो कांग्रेस उस वक्त थी देश में, उसका नेतृत्व इन्हीं दोनों के द्वारा हो रहा था। ये इन सभी जो कुरीतियाँ थी, जो समाज में व्याप्त व्यभिचार थे, जो सिस्टम था, उसे बदलना चाह रहे थे और लोग इनका साथ भी दे रहे थे। पूरा देश इनके साथ था। इन दोनों की मुख्य चिंता का कारण अगर देखें उस वक्त, तो समाज एवं अर्थव्यवस्था में कृषकों और श्रमिकों की स्थिति को शोषण मुक्त करना इनका मुख्य उद्देश्य था। और पूरे समाज में
यही इच्छा भी थी सभी की कि ये बदलाव आना चाहिए, जिसके लिए ये सभी काम कर रहे थे। अगला पॉइंट है कथानक असंबद्धता। नलिन विलोचन शर्मा जी ने कथानक असंबद्धता को उपन्यास का प्रमुख गुण बताया है। जब एक उपन्यास होता है या कोई महाकाव्य होता है तो उसमें बहुत सारी कहानियां साथ साथ चलती हैं। एक कहानी के अंदर जितने भी पात्र होते हैं, मुख्य मुख्य पात्र होते हैं, उनके अपनी अपनी जिंदगी होती है और उनकी जिंदगी की अलग अलग कहानियां होती है और उन सबको जोड़कर एक उपन्यास होता है। और यही इसकी बड़ी विशेषता है। गोदान में भी अगर देखें तो कई कहानियां हैं, कई परतें हैं। जैसे कि मुख्य कहानी होरी धनिया की है, होरी धनिया की कथा, राय साहब की कथा, मालती मेहता की कथा जो शहरी क्षेत्र की है, और भी जितने भी कैरेक्टर हैं सबकी अपनी अपनी एक कहानी है। बहुत सारी कहानियां तो ऐसी हैं जिसका कि एक दूसरे कैरेक्टर से कोई लेना देना भी नहीं होता, लेकिन वो उपन्यास में होती है। इसमें अधिक आंतरिक संबंध भी नजर नहीं आते, लेकिन फिर भी वो कथा का एक हिस्सा होते हैं, जिससे कि वो कथा बनती है। अगला जो पॉइंट है वो है मंगलकारी उद्देश्य। गोदान का उद्देश्य होरी की कथा के माध्यम से या इसकी कथा के बहाने से 1980-90 यहाँ 1880 के दशक की 1880-90 के दशक या उस काल के लोगों की भूख, बेरोजगारी, भुखमरी इत्यादि को उजागर करता है। ये इसका मंगलकारी उद्देश्य अर्थात समस्याओं को सामने लाना और उस समस्या से बाहर निकालने के लिए अलग अलग जो रास्ते हैं उसे खोजना, ये इसका उद्देश्य था। उस वक्त के लोगों की भूख, बेरोजगारी, भुखमरी एवं समाज में जो व्याप्त अन्याय, दुर्व्यवहार इत्यादि थे, उसको अभिव्यक्त करना इस उपन्यास के माध्यम से। गुलामी के दिनों की हर समस्या स्वराज से जुड़ी है, किंतु प्रेमचंद जी केवल सत्ता का हस्तांतरण ही नहीं बल्कि व्यक्ति और सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक मुक्ति के लिए भी प्रयास कर रहे थे। नारी की महत्ता उनके उपन्यास में जब हम लोग देखते हैं, कंक्लूजन करते हैं, तो उसमें क्या क्या मिलता है, तो नारी की महत्ता वो बताते हैं। प्रेम और विवाह के स्वरूप, रूढ़ियों की व्यर्थता, जो रूढ़ियां समाज को नष्ट कर रही होती हैं, नैतिक मूल्यों की महत्ता इत्यादि अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर वो चर्चा करते हैं गोदान उपन्यास में। और ये सभी ऐसे विषय हैं जो समाज कल्याण के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। तो इस प्रकार से इसका जो उद्देश्य है वो लोक कल्याण का उद्देश्य है, सभी की भलाई के लिए किया जाने वाला काम है, जिस कारण गोदान का उद्देश्य महाकाव्यात्मक कहलाता है। उत्कृष्ट शिल्प और भाषा शैली। गोदान का समानांतर शिल्प एक अद्वितीय विशेषता है। घटनाएं कार्यक्रम संबंधों के फलस्वरूप आती हैं। उनकी शैली किस्सा करने की अहम शैली है। उपन्यास का जब पढ़ते हैं हम सभी, तो उसको पढ़ने के संबंध में या उसके पढ़ने के क्रम में ये पता चलता है उसकी जो भाषा शैली है वो बहुत ही वैसे ही परिवेश की है जिस परिवेश में वो कहानी लिखी गई थी। सामान्य भाषा, आम भाषा, बिल्कुल वैसे ही शब्द जो कि उस वक्त के समाज के लोग बोलते थे या जिसकी कहानी है। तो बहुत ही जैसे किसी प्रकार से कोई कहानी सुनाता है अपनी भाषा में, उसी प्रकार से प्रेमचंद जी ने इस कथा को लिखा है। तो इस प्रकार से ये अभूतपूर्व है, इसका गद्य हिंदी का अभूतपूर्व देन है। तो निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि गोदान भारतीय जनजीवन का महाकाव्य है, जो कि ये प्रश्न था। तो इस प्रकार से इतने सारे बिंदुओं पर विचार करने के बाद, देखने के बाद ये स्पष्ट है कि ये भारतीय जनजीवन का महाकाव्य है। अगली क्लास में एक और महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी, क्योंकि वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है।
जो कि एग्ज़ाम में आता है या फिर आया हुआ है, तो हम लोगों को जो जो प्रश्न आते हैं इस उपन्यास से उन सभी प्रश्नों को करना चाहिए। तो दूसरी क्लास में मैं आपको दूसरे प्रश्न को कराऊंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।